चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमपी का यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 8। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साहब। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पहले देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ गिवन मटेरियल कंसिडरिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। आज के लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए साहब हमको बनाना है गाड़ी, एक कार बनाना है, तो एक कार को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कार। बात समझ रहे हैं। अब कार को बनाने के लिए साहब बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको मशीन चाहिए, है ना, आपको बिजली चाहिए, आपको एक बढ़िया सा फैक्ट्री सेटअप चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको लोगों तक पहुंचाना होगा जो भी आप गाड़ी को बना रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जब सारे तरह के पैसों को जोड़ देंगे साहब तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ती है। बात समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट कितने तरह के होते हैं पहले तो हम लोग ये जानेंगे, तभी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साहब। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम रॉ मटेरियल्स को लाएंगे, रॉ मटेरियल्स, उसको मशीन में डालकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो इंसानों के नीड को पूरा करना चाहिए। अब जो भी सामान बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए यूजफुल होना चाहिए। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, है ना। अब यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप प्रोडक्शन कॉस्ट को निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। मान लीजिए आपको साहब घर बनाना है, तो पहले तो आप कॉस्ट एस्टिमेशन कीजिएगा ना, साहब ईंटा कितना महंगा है, बालू कितना महंगा है, गिट्टी कितना महंगा है, रॉड कितना महंगा है, लेबर का चार्ज कितना है। बात समझ रहे हैं ना। जब सारा कॉस्ट एस्टिमेशन कर लीजिएगा आपका घर बन जाएगा, उसके बाद कहीं आप बोल सकते हैं कि घर बनाने में हमको इतना खर्चा पड़ा है। दैट विल बी योर प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट विल बी योर फाइनल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है ना। तो पहले हम लोग समझेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, और इस लेक्चर के बाद आपको प्रोडक्शन का जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब, देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोसेस कॉस्ट, फिर पढ़ेंगे अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट किसे बोलेंगे। ठीक है साहब, देखिए अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। आप जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे कार को बनाने के लिए, हमने उदाहरण के लिए लिया कि चलिए हमको गाड़ी बनाना है, एक कार बनाना है, तो कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए ना साहब, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट किस तरह का कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। और डायरेक्ट कॉस्ट साहब हमेशा ही एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, यानी कि मान लीजिए अगर बाजार से ही हमको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो फिर हमको बनाने का जो खर्च है वो भी महंगा पड़ेगा, और अगर हमको बाजार से ही जो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो हो सकता है कि हम गाड़ी को सस्ता में बेचें बनाकर। बात समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो मार्केट कंडीशन के अनुसार वेरी करता है साहब। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट कॉस्ट का हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट स्पेंट डायरेक्टली ऑन मेकिंग अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पैसा हमको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे पहला है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो भी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी को बनाने के लिए, जो भी मटेरियल, चाहे वो स्टील हो चाहे रबड़ हो, हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होगा साहब, है ना। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल स्टील यूज्ड टू मेक अ कार, जो स्टील होगा वो आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल है ना। कॉटन, मान लीजिए कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉटन। तो कॉटन तो आपको बाजार से लाना पड़ेगा, दैट इज अ रॉ मटेरियल,
है ना। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो भी होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होता है। बात समझ में आया साहब। ये पहला हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो आपने मटेरियल का इस्तेमाल किया। दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मटेरियल तो आप ले आए, तो साहब लेबर की तो जरूरत पड़ेगी ना। कोई भी चीज़ का निर्माण करना है तो वर्कशॉप में लेबर की तो जरूरत पड़ेगी। तो लेबर को हम लोग क्या देंगे? सैलरी देंगे। लेबर को पैसा देंगे। पैसा दो तरीके से दिया जाता है, एक तो प्रोडक्शन के अनुसार, आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, और दूसरा होता है फिक्स्ड अमाउंट। आपको हम सैलरी दे देंगे 10,000 रुपया, 20,000, जो भी होगा, हम आपको फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर देंगे कि आपको इतना ही वेजेस मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा। बात समझ में आई ना। और कुछ कुछ जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, कि आप कितना दिन भर में प्रोडक्शन करके दे रहे हैं कंपनी को। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, देखिए वेजेस पेड टू वर्कर, जो भी काम करेंगे उसकी सैलरी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपको देना ही पड़ेगा साहब, आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है टू एक्चुअली मेक और असेंबल द प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर असेंबली के लिए, असेंबली का मतलब समझ रहे हैं ना, सारे पार्ट्स को असेंबल करके जोड़ना और फिर एक गाड़ी का निर्माण करना। क्योंकि गाड़ियों में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं साहब, जो लास्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट में पढ़ेंगे हम लोग। गाड़ी को बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है ना। ऐसा तो कोई एक सिंगल मशीन नहीं है कि स्टील डाले और बाहर से गाड़ी बन के निकल गया। आपको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, और हर प्रोसेसेस का कुछ ना कुछ खर्च होती है, जिसको बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। आगे पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट समझ गए आप। जैसे एग्जांपल, वेजेस ऑफ मशीनिस्ट। अब मशीनिस्ट साहब उसको बोलते हैं जो मशीन के ऊपर में काम करते हैं। मान लीजिए कोई लेथ मशीन पे काम कर रहा है, स्किल्ड वर्कर है, मशीनिस्ट। बात समझ में आया। तो उसको तो हम पैसा देंगे, उसको सैलरी देंगे, तो किस में काउंट होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। या फिर वेल्डर जो वेल्डिंग करने का काम कर रहा है, कारपेंटर है ना जो लकड़ियों का काम कर रहा है, ये सारे कॉस्ट किस में काउंट होंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बात समझ में आ रही है ना साहब। पहले कॉस्ट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं बिना गलती किए। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो हो सकता है आप न्यूमेरिकल्स में गलती कर बैठेंगे। ठीक है। तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा टूल का, कुछ एक्स्ट्रा मशीन का जरूरत पड़े कार को बनाने के लिए, जो आपके फैक्ट्री में नहीं है। अब हमको भाड़ा पे लाना होगा साहब। बात समझ रहे हैं ना। कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स जो आपके फैक्ट्री में नहीं है और उसकी ज़रूरत है कार बनाने के लिए, तो आपको कहीं से हायर करना पड़ेगा, भाड़े पे लाना पड़ेगा, तो वो भी काउंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये ऑप्शनल होता है साहब, क्योंकि आजकल मैक्सिमम फैक्ट्रियां ऐसी होती है जिनके पास सारे मशीन्स होते हैं, और ज़्यादातर फैक्ट्री नहीं चाहेगी कि हम मशीन भाड़ा पर लें। बात समझ में आ रही है ना। तो ये ऑप्शनल केस है, लेकिन फिर भी हमको कंसिडर करना है, पढ़ना है कि बहुत सारी छोटी कंपनियां होती है जिसके पास बहुत आधुनिक मशीनें नहीं होती है, या कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन काम करने के लिए मशीन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से मशीन लाते हैं। तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर स्पेसिफिक कॉस्ट लिंक टू दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए स्पेशल टूल का जरूरत पड़ गया है, आपको किसी भी प्रोजेक्ट में स्पेशल टूल की जरूरत है, तो उसको लाने के लिए कुछ तो भाड़ा लगेगा ना साहब, पैसा तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब डीसी का मतलब है यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है साहब? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या फिर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डीएमसी बोलिए या आरएमसी बोलिए। आरएमसी का मतलब होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, है ना। आप यहां पर आरएमसी भी लिख सकते हैं, आरएमसी और कर दे रहे हैं साहब, समझिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डीएलसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डीई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझिए, जब ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको डायरेक्ट कॉस्ट निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपको लकड़ी का चेयर बनाना है 100 पीस। अरे ससुरी के, लाइन तो आ गया साहब, लेकिन पढ़ाने का जो लय है ना वो बिगड़ जाता है। ऊपर से लाइट भी देखिए एकदम भक भुक हो रहा है। एनीवे, समझ गए साहब। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आरएमसी प्लस डीएलसी प्लस डीई। व्हाट इज आरएमसी? रॉ मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आप जो बोलिए दोनों सेम है,
प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको 100 पीस कुर्सी बनाना है लकड़ी का, तो आपको लकड़ी चाहिए होगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को मान लीजिए लाने में हमको 10,000 रुपया लगा लकड़ी को। अब लेबर चाहिए, आप तो अपने बनाइएगा नहीं साहब, लेबर ही बनाएगा कुर्सी जिसको आता है, यानी कारपेंटर। तो मान लीजिए वो 5,000 रुपया उसमें खर्च हुआ, और पेंट करवाना होगा तो उसमें 1,000 रुपया खर्च होगा। तो आपको टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा साहब? दिस इज योर रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को जोड़ देंगे तो हमको डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिए कि हम 16,000 रुपया में 100 कुर्सी बना देंगे साहब, अभी और भी इसमें बहुत सारे कॉस्ट जुड़ेंगे। दिस इज नॉट योर फाइनल कॉस्ट, दिस इज नॉट योर प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारा मेन मकसद है प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालना। दिस इज आवर मोटो कि हम कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट तक पहुंचेंगे। अभी ये सिर्फ 16,000 जो आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट कॉस्ट है ना। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर खर्च हो गया, पेंट हो गया। अब इसको बनाने के लिए मशीन भी तो चलाने पड़ेंगे, तो मशीन का कॉस्ट कहां जाएगा साहब? आपको कहां, खेत में बनाइएगा कुर्सी, आपको चाहिए ना कुछ वर्कशॉप जैसा माहौल चाहिए ना, तो उसका लेबर चार्ज, उसका रेंट चार्ज। आप कुर्सी को बना के मान लीजिए आपको मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, कि भैया मेरा कुर्सी सबसे बेहतरीन है, हमारा कुर्सी को खरीदिए। तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, मार्केटिंग करना होगा। वो पैसा जो खर्च कीजिएगा आप, वो किस में जोड़िएगा साहब? इसी में तो जोड़िएगा। कोई भी सामान आप खरीदते हैं ना, तो उसमें हर तरह का कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है साहब, जान लीजिए। सिर्फ फैक्ट्री में बनने का कॉस्ट नहीं, उसमें ओवरऑल कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है। उसी को हम समझेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्ट कॉस्ट अभी हमने एग्जाम्पल लिया और निकाल दिया 16,000 रुपये। ठीक है, बस आप ऐसे समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट कॉस्ट निकालना है, तो बस आप मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और अगर अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए साहब आप समझिए। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन होता चला जाएगा। बात समझ में आई साहब? इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है साहब, डायरेक्ट कॉस्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्ट के साथ नहीं होता है। फाइनल प्रोडक्ट के साथ आपका, आप देखोगे कि फाइनल प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीजें नहीं रहेगी, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में और उसको फाइनल टच देने में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका है साहब। हो सकता है इसके बिना आपका प्रोडक्ट बन ही नहीं सके। बात समझ में आ रही है ना? इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है? ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन नहीं है इसका, लेकिन उसकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। हो सकता है एक एग्जाम्पल समझिए ना साहब, इससे एकदम हट के आप एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि आप कलेक्टर बन जाते हैं, तो टीचर की भागीदारी है उसमें, मम्मी पापा की भागीदारी है या नहीं है? लेकिन क्या कलेक्टर की कुर्सी पर मम्मी पापा बैठेंगे क्या? टीचर बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना साहब। बैठिएगा तो आप ही, तो यू आर अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन इसके पीछे हाथ हर किसी का है, उसके बिना हो सकता है कि आप कलेक्टर ना बन पाते। बात को समझिए। उसी तरह प्रोडक्ट बना, लेकिन उसके पीछे बहुत से कॉस्ट का हाथ है साहब, जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला। जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द सपोर्टिंग एक्सपेंसेस, है ना, ये सपोर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट को बनने में, नीडेड टू रन प्रोडक्शन स्मूथली चल सके, बट नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू वन प्रोडक्ट। किसी टीचर क्या है साहब? टीचर बहुत से बच्चों को पढ़ा रहा है ना, तो क्या किसी एक ही बच्चा को कलेक्टर बनाने के लिए दिन रात लगा हुआ है? नहीं ना, उसके बैच में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। तो इसलिए लिखा गया है कि प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू वन प्रोडक्ट। जो भी यहां पर हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो एक ही प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं रखता है। हो सकता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में अपना भागीदारी को दिखाए। समझ रहे हैं ना साहब?
तो जैसे एग्जांपल के लिए बोला हमने इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का क्या मतलब है? मटेरियल यूज्ड टू असिस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जब होगा तो उसमें मदद करेगा, बट डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, बट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल लुब्रिकेंट्स, अब गाड़ी बनाइएगा तो बहुत सारा गियर मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें हमको लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होता है, ग्रीस का इस्तेमाल करना होता है ना। अब एक ही ग्रीस को हम अलग अलग गाड़ियों में नहीं इस्तेमाल करते क्या? मान लीजिए फैक्ट्री में 50 कार बन रहा है, तो 50 कार में हम लोग एक डब्बा रहेगा ग्रीस, तो सब में इस्तेमाल करते जाएंगे। तो क्या ग्रीस का भागीदारी सिर्फ एक ही कार में था? नहीं ना साहब, पूरा 50 कार में ग्रीस की भागीदारी थी। अब जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो दो आप ग्रीस को ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, है ना, लेकिन ग्रीस कहीं ना कहीं मदद किया है बढ़िया से गियर सेटअप करने में, सो दैट कि आपका गाड़ी स्मूथ चले साहब, है ना। मशीन ऑयल भी एक पार्ट है कार का, अगर हम कार की एग्जांपल लेते हैं तो, लेकिन मशीन ऑयल डायरेक्ट भागीदारी अपना शो नहीं करता है फाइनल प्रोडक्ट में। क्लीनिंग मटेरियल, आपकी साफ सफाई करनी है मान लीजिए गाड़ी की, तो बहुत सारे हम लोग टूल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो टूल्स भले ही फाइनल प्रोडक्ट में ना दिखे बट उसकी भागीदारी बहुत है साहब। स्मॉल टूल्स, अभी इसी का जिक्र कर रहे थे, ठीक है साहब। अब आइए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको बोलेंगे? वेजेस पेड टू वर्कर्स हु हेल्प इन प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली मेक द प्रोडक्ट। अभी हमने बात किया था इससे पहले डायरेक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में मशीनिस्ट का। अब देखिए मशीनिस्ट जो है वो मशीन पर काम कर रहा है और वो डायरेक्ट अपनी भागीदारी को शो कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन यहां पर जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो साहब मदद कर रहा है, लेकिन उसकी संपूर्ण भागीदारी एक मशीन को बनाने में या एक गाड़ी को बनाने में नहीं है। जैसे एग्जांपल सुपरवाइजर क्या अपने हाथों से काम करता है क्या मशीन में? नहीं करता है ना, बस वो सुपरवाइज करेगी चीजों को। तो क्या सुपरवाइजर को कंपनी वाला पैसा नहीं देता है क्या? तो वो कॉस्ट भी जोड़ेगा ना साहब प्रोडक्शन कॉस्ट में। बात समझ रहे हैं ना। मेंटेनेंस स्टाफ, मान लीजिए कहीं कुछ मशीन में खराबी आ गई तो कौन ठीक करेगा साहब? मेंटेनेंस स्टाफ ही ठीक करेगा ना, जिसको आता होगा मशीन बनाने के लिए। तो कंपनी उसको क्यों रखी है? ताकि कभी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो या मशीन ब्रेकडाउन हो या मशीन की हमको सर्विसिंग करानी हो, मेंटेनेंस करानी हो, तो हम अपना मेंटेनेंस स्टाफ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कंपनी मेंटेनेंस स्टाफ को पैसा नहीं देगी? देगी ना साहब। तो वो सारा फिर किस में जुड़ेगा? फाइनली आपका फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ेगा, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। क्वालिटी इंस्पेक्टर, अब सारा चीज बन गया, अब एक आएगा क्वालिटी इंस्पेक्टर, वो पूरे क्वालिटी को चेक करेगा सारा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उसमें कहीं क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं आपको कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है ना क्वालिटी से। तो साहब कंपनी उसको भी पैसा देती है जिसका नाम है क्वालिटी इंस्पेक्टर। बड़े बड़े शादियों में जाइएगा ना तो एक होता है खाना चेक करेगा, खाना का क्वालिटी को चेक करेगा कि खाना कैसा बना है, उसी के लिए तो मालिक उसको पैसा दे रहा है। रोल्स रॉयस जब कार बनती है ना साहब, हम अपने औकात से बाहर का बात कर रहे हैं, रोल्स रॉयस, तो वहां पर जो कंपनी वाले बस क्वालिटी इंस्पेक्टर रखते हैं, बस वो आंखों से देखेगा साहब, बस। अब समझिए कि उसके पास कितना हुनर होगा, सिर्फ आंखों से देखकर बता देगा कि कहां पर चूक हुई है गाड़ी में, कहां पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया है, कहां पर हमें क्वालिटी सुधारने की जरूरत है। बस उसी के लिए कंपनी उसको करोड़ों रुपया देती है साहब। तो भले ही क्वालिटी इंस्पेक्टर अपने हाथों से प्रोडक्ट को बना नहीं रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में जो उसकी सैलरी है वो भी जुड़ेगी साहब। बात समझ में आया ना। ये सारे इनडायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंकअप हैं, तो इसको बोल दिया गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है। अब आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको दिखेगी नहीं। आप गाड़ी बनाएंगे तो गाड़ी बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करेंगे, अब मशीन को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ये साहब बिना बिजली का मशीन आप चला पाइएगा क्या? नहीं चला पाइएगा ना। तो मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको बिजली बिल भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? फैक्ट्री आप चला रहे हैं तो सरकार को भी तो पैसा देना होगा, आपको उसका रेंट भी तो देना पड़ेगा, टैक्स भी तो देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना।
तो अब फैक्ट्री रेंट हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप बिजली की खपत कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, साहब मशीन हो सकता है कि मशीन का भी कुछ कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, या फिर मान लीजिए मशीन बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके जगह पर हो सकता है कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ न्यू सामान लगाएंगे मशीन में, तो मशीन का भी कॉस्ट जुड़ेगा उसमें। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस तो कराए होंगे ना साहब फैक्ट्री का, आजकल हर कोई अपना इंश्योरेंस कराता है, गाड़ी से लेकर अपना जान तक का इंश्योरेंस कराता है साहब, कि हम मर गए तब हमारा फैमिली बच्चा को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। बात समझ गए? आप इंश्योरेंस कराए हैं क्या? भैया शादी कीजिएगा तब ना आप अपना इंश्योरेंस कराइएगा। अब हमसे पूछिएगा, हम तो नहीं कराए हैं इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट अब कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लिए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री का भाड़ा है 20,000 रुपया, ठीक है, आप सुपरवाइजर को 10,000 रुपया दे रहे हैं और मशीन का मेंटेनेंस में आप 5,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया? तीनों को जोड़ दीजिए, आपका 35,000 रुपया इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये सारा कॉस्ट जितना पढ़ रहे हैं साहब लास्ट में जुड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, याद रखिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए आप इतना लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है साहब, नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस को बहुत ध्यान से समझिए। एक तो आप देखे होंगे फैक्ट्री में कि एक तो वो जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, जहां मशीनें चल रही है, जहां पर मशीनिस्ट काम कर रहे हैं, वो जगह। और एक जगह होता है ऑफिस वाला जगह साहब, जहां एसी लगा है, जहां कूलर लगा है, जहां पंखा लगा है। वहां पर कौन बैठते हैं? अकाउंटेंट बैठेंगे, अकाउंटेंट, मैनेजर साहब बैठेंगे, है ना, चेयरमैन बैठेंगे, क्लर्क रहेगा, चाय पहुंचाने वाले लोग रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो साहब इन लोगों को भी तो पैसा मालिक दे रहा है ना साहब, कि नहीं दे रहा है? मार्केटिंग का अलग ऑफिस रहेगा, उसका बस काम है कितना माल भेजना है, कितना माल पार्सल करना है, कितना ट्रक माल चाहिए आपको, उसका वो अपना फोन में अलग व्यस्त रहेगा। साहब उसको जो मालिक है सबको पैसा दे रहा है ना, पगार सबको दे रहा है, सैलरी सबको दे रही है, तो वो पैसा किस में जुड़ेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में तो जुड़ेगा साहब। बात समझ रहे हैं ना? तो अदर एक्सपेंसेस को समझिए। अदर एक्सपेंसेस आर ऑल एक्स्ट्रा कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और सेलिंग बियॉन्ड द मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में तो जो कॉस्ट लगा हमने आपको बताया, डायरेक्ट कॉस्ट लगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा। अब अदर एक्सपेंसेस भी है ना, क्या है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरी, जैसे मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, टेलीफोन बिल, बहुत फोन पर बातें करते हैं लोग, नहीं करते क्या? सब अलग अलग सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग फोन पर ही लगे रहते हैं, तो साहब अपना घर से वो फोन का बिल जमा करेंगे, मालिक ही पेड करेगा फोन का बिल, है ना? तो वो कॉस्ट। इंटरनेट बिल, हर लैपटॉप में इंटरनेट, हर मोबाइल में इंटरनेट। साहब बिना इंटरनेट का आपका जो सिस्टम है वो खिलौना है, खेलिए गेम बैठ के, वीडियो गेम। बात समझ रहे हैं ना? तो हो गया आपका इंटरनेट बिल का जो खर्चा होगा वो भी जुड़ता है। ऑफिस रेंट, जो ऑफिस का अलग से भाड़ा है वो भी जुड़ेगा। ऑफिस मेंटेनेंस, एसी खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, साफ सफाई कराना है, पर्दा लगाना है, बहुत साहब डिमांड रहता है मैनेजर का। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारा पैसा जो है वो अदर एक्सपेंसेस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में काउंट होता है। बात समझिए। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब एक सेल्स का टीम होता है जिसका काम होता है प्रचार प्रसार करना। कंपनी तो प्रोडक्ट बना के अपना फैक्ट्री में तो रखेगी नहीं, डेफिनेटली उसको वो बाजार में बेचेगी, तो बाजार में बेचने के लिए आपको प्रचार प्रसार करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा जगह जगह पर, तो उसके लिए तो खर्चा लगता है। और वो खर्चा कौन देगा साहब? मालिक देगा खर्चा।
तो जो खर्चा वो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के पीछे, वो भी जुड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में साहब। बात समझ रहे हैं? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेट, आप कोई भी सामान खरीदिए ना, मस्त पैकेज करके आता है, नहीं आता है? आप टीवी खरीदिए, देखिए कितना अच्छा फोम से वो एकदम थर्मोकॉल से एकदम पैकेजिंग रहेगा। आप मोबाइल खरीदिए, क्या मस्त पैकेजिंग रहता है, आप खुश हो जाते हैं। मोबाइल बाद में चलाएंगे साहब, पहले हम पैकेजिंग और लेबलिंग से ही खुश हो जाते हैं। मोबाइल खरीदे हम 10 GB रैम, एकदम 50 मेगापिक्सल कैमरा, एकदम देख के एकदम खुश, नहीं तो उसको बोला जाता है लेबलिंग। पैकेजिंग, उसमें भी तो पैसा खर्च कर रही है कंपनी, तो क्या अपना घर से लगाएगी पैसा? वो जो प्रोडक्शन, जो मटेरियल बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाई है, उसी को बेच के ये सारा पैसा निकालेगी। तो ये भी किस में शामिल है? प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल है। डिलीवरी देना, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी। आजकल फ्लिपकार्ट वाले और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग जो है आपको घर में सामान ला कर देते हैं, तो क्या अपना घर से पैसा वो दे रहे हैं वो जो डिलीवरी बॉय को? नहीं ना साहब, वो तो उसी से पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट से ही, याद रखिए। तो ये भी जुड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट में। हाँ, सेल्स बता चुका हूं, कमीशन और एजेंट फीस। बहुत सारे एजेंट भी हम लोग लगा के रखते हैं। सेल्स अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, बहुत जगह उसका एजेंट मार्केट में है ना, जो एक कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहा है, घूम घूम के प्रचार प्रसार करता है, नहीं करता है? तो उसको घूमने का पैसा कौन दे रहा है? उसको कोट पहनेगा, बूट पहनेगा, पैंट पहनेगा, ये साहब इसका पैसा भी कंपनी ही देती है। बात को समझिए। तो ये भी किस में जुड़ेगा? फाइनली आपका प्रोडक्ट में ही जुड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में ही जुड़ेगा। एकदम डिटेल में समझा रहे हैं साहब, समझिए। तीसरा है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। हो सकता है कि आप रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिए हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप मालिक हैं, तो हो सकता है कुछ पैसा आप उधार लिए होंगे बैंक से लोन के रूप में, तो उसका EMI तो आपको देना होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा आपको तो बाद में देना होगा। तो अपना पॉकेट से देगा? नहीं ना, वो भी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का ही एक हिस्सा रहता है। बात समझ गए? बैंक चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। तो हम कैसे निकालेंगे अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट? ध्यान से समझिए, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्ट, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट निकल जाएगा। बात समझ गए ना साहब? चौथा नंबर है प्रोसेस कॉस्ट। अब देखिए, गाड़ी बनाना है, कार बनाना है, तो एक मशीन में घुसाएंगे इधर से रॉ मटेरियल, तो उधर से गाड़ी बन के निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना साहब। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और हर प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ काम गाड़ी में हो रहा होता है। बात समझ गए? तो हर प्रोसेस में कितना काम हुआ है उसका कॉस्टिंग हम लोग निकालते हैं, है ना? उसमें कितना लेबर काम किया, उसमें कितना मशीन काम किया, उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ, सबको जोड़ेंगे तो एक प्रोसेस का कॉस्ट निकलेगा। फिर जब वो मटेरियल दूसरे प्रोसेस में जाएगा, फिर वहाँ पर हम लोग सब कुछ ऐड करेंगे, तो वो हो गया दूसरे प्रोसेस का कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच स्टेज और प्रोसेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कैसे निकालेंगे प्रोसेस कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। याद रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें 3 तरह के कॉस्ट बताया था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा था, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, और फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। याद रखिए। तो आप इसको ओवरऑल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं प्रोसेस कॉस्ट का? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में ही मटेरियल कॉस्ट आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में ही लेबर कॉस्ट आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड किस में आता है? किसमें? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अभी पढ़ा है ना साहब? तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोसेस कॉस्ट का। 2 टर्म और आता है, लेकिन ये ज़्यादातर हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया भैया पैसा फिक्स रहेगा, चाहे हमारा प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे, वो पैसा हमको उतना देना ही देना है। जैसे रेंट घर का देना ही देना है, आप कम खाइए चाहे ज़्यादा खाइए, आपको जो भाड़ा है भैया वो देना होगा। बात समझ गए? सैलरी, जो भी काम कर रहा है फैक्ट्री में उसकी सैलरी फिक्स है, आप उसको घटा के दीजिएगा मार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बढ़ा के तो आप दीजिएगा नहीं, तो सैलरी फिक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लीजिए आपने लोन वोन लिया होगा तो साहब इंश्योरेंस के लिए आपको महीना महीना में पैसा जमा करना होगा, तो वो भी फिक्स अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है? फिक्स कॉस्ट में होती है।
वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। बात समझ रहे हैं ना, आप कितना रॉ मटेरियल खर्च कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको प्रोडक्शन मिलेगा। आप कितना लेबर लगा रहे हैं उसी के अनुसार आपको उसको पैसा देना होगा। आप मशीन को 8 घंटा चला रहे हैं या 12 घंटा चला रहे हैं उसी के अनुसार आपको बिजली बिल देना होगा। आप ट्रांसपोर्टेशन 5 गाड़ी से कर रहे हैं या 2 गाड़ी से कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको पैसा देना होगा। तो ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये सारा इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ गए। तो ये सारा किस में काउंट होगा, वेरिएबल कॉस्ट में। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है फॉर्मूला। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम निकालना चाहते हैं तो जितना कॉस्ट पढ़ाया हूं साहब अभी तक सबको जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गया ना, जितना भी कॉस्ट पढ़ाया हूं आप सबको जोड़ दीजिए, तब जाके निकलेगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या समझ में आया। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। बात समझ में आ गया। जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें प्रोसेस कॉस्ट भी जुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जब हम एक किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्टिंग निकाल रहे होते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, नहीं तो फिर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है साहब, ये था हमारा लेक्चर नंबर 8 और इसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, है ना। कौन सा कॉस्ट आप अलग अलग कॉस्ट से रूबरू हुए उसके बारे में जाने। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सो दैट कि आपने जो सीखा इस पर कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो सके। ठीक है साहब। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स कॉपी में बनाइए। हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।